जी मित्रों नमस्कार। मैं गिरजापति आपके अपने यूट्यूब चैनल धरती पुत्र फाउंडेशन पर स्वागत करता हूं। मित्रों आप सब कैसे हैं ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, व्हाट्सअप स्टेटस भी लगा सकते हैं आप लोग, कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं कि वीडियो कैसी लग रही है। मित्रों ये जो धरती पुत्र फाउंडेशन क्लास है ये मित्रों निःशुल्क है। जी हाँ मित्रों, ये निःशुल्क है। देखिए इसका उद्देश्य, हमारा उद्देश्य है कक्षा 6 से 12 तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। जी हाँ मित्रों, कक्षा 6 से 12 तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है और ये विशेषज्ञों द्वारा पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। ये एनसीईआरटी देखिए, यूपी बोर्ड की भी, सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड की भी यहाँ पर अध्ययन अध्यापन होता है। मित्रों तो शिक्षित बनो, सबल बनो, दिल जीतेंगे हम अपने काम से। जी हाँ मित्रों, इसके जो डायरेक्टर हैं घनानंद सर हैं। जी हाँ, इसके जो डायरेक्टर हैं घनानंद सर हैं, इन्हीं के माध्यम से प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है और इस पर हमारी टीम और घनानंद सर के द्वारा लगातार कार्य कर रही है, जिससे आपको अच्छे अच्छे कंटेंट मिले, अच्छे अच्छे से वीडियो मिले। इस पर सभी क्लासेस चलती, चाहे हिंदी की हो, मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा, और इस वजह से इंग्लिश की भी चलती है कक्षा 6 से 12 तक, और मैथ है, विज्ञान, मतलब समस्त जो सिलेबस में आपके लगी है क्लासें या पाठ्यक्रम में आपके जो सिलेबस हैं वो सब इस पर संचालित होती है। जी हाँ मित्रों, तो एक बार मैं पुनः भी कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट दें कि कैसी वीडियो लग रही है। तो ये घनानंद सर का मोटो है कि घर घर शिक्षा पहुंचाएं, और एक बहुत बड़े वरिष्ठ समाज सेविक भी हैं जो समाज में अपना योगदान दे रहे हैं, चाहे वो तन मन धन श्रम से भी देते हैं और हमेशा तत्पर भी रहते हैं। तो हाँ जी मित्रों, हम लोग आज शुरू करते हैं जैसे हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। तो हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास से हम लोग शुरू करेंगे। तो हम लोग मित्रों आज पढ़ेंगे हिंदी गद्य हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। जी हाँ मित्रों, तो हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास कैसे उत्पत्ति हुई, इसमें कौन कौन सी विधाएं हैं, इसको हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। इस पे कौन कौन से कब आते हैं और किसके नाम पर कौन सा युग पड़ा। जैसे हिंदी गद्य साहित्य की उत्पत्ति कैसे हुई, धीरे धीरे ब्रज भाषा आया, राजस्थानी आई, खड़ी बोली है और हिंदी है। तो हम लोग आज भूमिका तैयार करेंगे। इसके बाद नित्य प्रतिदिन आप लोगों की क्लास मिलती रहेगी, साथ साथ आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। जल्द ही एक ऐप भी लॉन्च होने वाला, उसमें आप लोग प्रतिदिन निःशुल्क प्रश्नोत्तरी रहेगी। जी हाँ मित्रों, निःशुल्क प्रश्नोत्तरी रहेगी। तो हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास जो हमारा टॉपिक है, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास है। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। ये हम लोगों का हेडिंग है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। तो हिंदी, तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक। तो हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। जी हाँ मित्रों, तो हिंदी गद्य साहित्य की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके विकास में कौन कौन से विद्वान हैं अपना योगदान दिए हैं, इस पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। तो हिंदी शब्द का सर्वप्रथम उत्पत्ति जैसे है, हिंदी है वतन हम देश, हिंदी अरबी भाषा का शब्द है। जी हाँ मित्रों, पूछ सकता है, हिंदी अरबी भाषा का शब्द है। और हिंदी के जो जनक हैं, अगर हिंदी की जनक हम बात कर ले, पूछ सकता आप लोगों के हिंदी की जनक कौन है। सरहपा जी हैं। जी हाँ मित्रों, सरहपा हैं। इनमें जो ये पा शब्द लगा है ये इनकी उपाधि है। जी हाँ मित्रों, पा जो है ये इनकी उपाधि मिली है। जब आगे आप लोग तैयारी करेंगे तो इसमें आप लोगों को उच्च लेवल क्लास में
ये चीज़ें मिलेंगी। ये जो वीडियो है, जो एक क्लास आप लोगों को बहुत उपयोगी भी सिद्ध होगी। जी हाँ मित्रों, बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। तो और कुछ इससे पहले हम लोग मोटिवेशनल पंक्तियाँ भी देख लेते हैं, इससे एनर्जी ऊर्जा भी मिलती है। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कैसी वीडियो लग रही है। तो जैसे कहा जाता है कि टूट जाते हैं वो रिश्ते, टूट जाते हैं वो रिश्ते जो खास होते हैं, टूट जाते हैं वो रिश्ते जो खास होते हैं, टूट जाते हैं वो रिश्ते जो खास होते हैं गरीबी में, हजारों दोस्त मिलते हैं जब पैसे पास होते हैं। हाँ मित्रों, टूट जाते हैं वो रिश्ते जो गरीबी में खास होते हैं, हजारों दोस्त मिलते हैं जब पैसे पास होते हैं। तो इसलिए आप लोग मन से पढ़िए, और आप लोग किसी के उद्देश्य है, किसी की चाहत एम है मम्मी पापा की, तो इसलिए आप लोग मन से तन से आप लोग पढ़िए। और शिक्षा वो जननी जिससे सभी शिक्षित आप बनेंगे, तो इस शिक्षा के माध्यम से ही सभी सफलता के दरवाजे खुलते हैं। जी हाँ मित्र लोग, तो आप लोग जानते ही हैं असफलता से घबराना नहीं चाहिए, लगातार प्रयास करना चाहिए। जैसे एक और पंक्ति मुझे याद आ रही है कि हर दिए तले अंधेरा होता है, हर दिए तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं अपनी कठिनाइयों से, लेकिन हर कठिनाइयों के पीछे एक नया सफलता का नया सवेरा होता है। जी हाँ मित्रों, आपका पुनः स्वागत है अपने आप यूट्यूब चैनल धरती पुत्र फाउंडेशन पर। जी हाँ मित्रों, धरती पुत्र फाउंडेशन पर आपका पुनः स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास है। हिंदी के जनक हैं जो सरहपा, सरपा इनमें पा उपाधि इनकी मिली हुई है। पा जो है इनकी ये उपाधि है। तो हम लोग शुरू करते हैं आगे आगे इसमें, जिसे हिंदी गद्य साहित्य में जिसे आते हैं गद्य साहित्य, पद्य साहित्य। जी हाँ मित्रों, एक गद्य साहित्य है, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। गद्य साहित्य, दूसरा है एक पद्य साहित्य। जी हाँ मित्रों, एक गद्य साहित्य है, एक पद्य साहित्य। गद्य साहित्य में जैसे क्या आते हैं, वो उपन्यास है, कहानी है, निबंध है, आलोचना है, ये सब आते हैं। लेकिन पद्य साहित्य में जो काव्य आते हैं, जब यही दोनों मिल जाता है, गद्य और प्लस पद्य, तब ये हो जाता है चंपू काव्य। जी हाँ मित्रों, ये चंपू काव्य तब कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? चंपू। जब गद्य साहित्य और पद्य साहित्य मिल जाता है तो इसे चंपू काव्य कहते हैं। हम लोग इस पृष्ठभूमि पर चलेंगे, आगे भी बढ़ेंगे धीरे धीरे। पहले आप लोग जान लीजिए हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। हिंदी के जनक जो है सरहपा हैं, इनकी पा उपाधि है। और जो इसमें हिंदी गद्य साहित्य में गद्य साहित्य और पद्य साहित्य का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखिए गद्य साहित्य में यह है जैसे नाटक, उपन्यास, कहानी। पद्य साहित्य में जो काव्य बात है, जो आप लोग कविता पढ़ते हैं, उसमें वो चीज़ आती है। लेकिन अगर गद्य और पद्य साहित्य दोनों जब मिल जाता है तो इसे चंपू काव्य कहते हैं। तो चंपू काव्य शुरू करते हैं। तो हम लोग इसे पहले देखेंगे जैसे हिंदी गद्य साहित्य की उत्पत्ति। तो हम लोग पहले जान लेते हैं हिंदी गद्य साहित्य की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई। देखिए हिंदी गद्य साहित्य की तो हिंदी तो उत्पत्ति बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन जो साहित्यिक इसमें विकास है वो 19वीं शताब्दी से शुरू होता है। जी हाँ, वे 19वीं शताब्दी से शुरू होता है। 19वीं शताब्दी से शताब्दी, जी हाँ मित्रों, 19वीं शताब्दी से शुरू होता है हिंदी गद्य साहित्य का। इसके धीरे धीरे सनई सनई इसका विकास होता है और इसमें तमाम लेखक कवि विद्वान होते हैं और अपनी रचनाओं के माध्यम से एक शिक्षा को नई ऊर्जा, नई दिशा देने का कार्य करते हैं। तो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे हिंदी गद्य साहित्य की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी के नव जागरण से हुआ था। जी हाँ मित्रों, यहाँ लिख सकते हैं हिंदी गद्य साहित्य की उत्पत्ति हिंदी गद्य साहित्य की उत्पत्ति 19वीं, जी हाँ मित्रों, हिंदी गद्य साहित्य की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी के नवजागरण से प्रारंभ होता है। 19वीं शताब्दी के नवजागरण, जी हाँ मित्रों, हिंदी गद्य साहित्य की उत्पत्ति जो है 19वीं शताब्दी के नवजागरण से आरंभ होता है। तो इसमें हिंदी नवजागरण आरंभ होता है हिंदी गद्य के प्राचीनतम रूप में, जिसे राजस्थानी भाषा है। हिंदी 19वीं शताब्दी में प्रारंभ होता है। हम लिख दें पूरा
19वीं शताब्दी से आरंभ होता है। जी हाँ मित्र, हिंदी गद्य साहित्य की उत्पत्ति जो है 19वीं शताब्दी से इसका आरंभ माना जाता है। हम लोग आगे भी देखेंगे इससे पहले कि देखें कि हिंदी की प्राचीनतम प्रयोग में रही राजस्थानी भाषा है। राजस्थानी भाषा जिसकी उत्पत्ति है वो 10वीं शताब्दी से होती है। धीरे धीरे फिर ब्रज भाषा आती है। ब्रज भाषा में साहित्य होता है, जैसे गद्य पद्य, जैसे रीत काल जो पूरा ब्रज भाषा में ही है। भक्ति काल भी ब्रज भाषा में इसका अच्छे प्रयोग हुआ है, लेकिन अवधि भी साथ साथ इसका अपने चरम सीमा पर बढ़ती रहती है, अपने चरम सीमा को उत्कर्ष पर भी पहुंचती भी है। तो हम लोग आगे देखेंगे कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति में वर्णनात्मक रूप तो देखते हैं। इसके बाद जिसे हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी ब्रज भाषा से मिलते हैं। राजस्थानी गद्य में हमें 10वीं शताब्दी के जैसे राजस्थानी भाषा जो है राजस्थानी भाषा, जी हाँ मित्रों, राजस्थानी जो भाषा है 10वीं शताब्दी से इसका आरंभ हो जाता है। 10वीं शताब्दी से, जी हाँ मित्रों, राजस्थानी जो भाषा है ये 10वीं शताब्दी से इसका आरंभ हो जाता है। दसवीं शताब्दी से इसका आरंभ हो जाता है। आगे भी हम लोग जैसे राजस्थानी भाषा के बाद एक ब्रज भाषा भी आएगी। जी हाँ मित्रों, आपको ब्रज भाषा भी आएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप लोगों की जो तैयारी आप लोग कर रहे होंगे, यूपी बोर्ड की है, सीबीएसई बोर्ड की है, आईसीएसई बोर्ड की है, इसके साथ साथ आप लोग प्रतियोगी जब परीक्षाएं देंगे तो ये बहुत ही कारगर सिद्ध होगा ये वीडियो। आगे आगामी परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न पूछे भी जाते हैं। आप लोग ट्रेंड देख रहे हैं कि परीक्षा का पैटर्न बदल रहा है कैसे धीरे धीरे, तो हम लोग इसको भी देखेंगे। तो 10वीं शताब्दी से आरंभ होता है ब्रज भाषा की गद्य का सूत्रपात। अब एक एक पॉइंट ये भी उठता है कि जब राजस्थानी भाषा का जैसे आरंभ 10वीं शताब्दी से, तो राजस्थानी के बाद ब्रज भाषा आती है। जी हाँ मित्रों, राजस्थानी के बाद ब्रज भाषा भी आती है। तो इसका जो आरंभ है ब्रज भाषा का, ब्रज ब्रज भाषा यहाँ हम लिख देते हैं। ब्रज भाषा संवत की हम बात करें 1400 में ईस्वी। अब आप लोग जानेंगे कि संवत क्या होता है, ये बता दिया। अरे दादा ये तो संवत बता दिए, अब क्या करेंगे सन। तो संवत जो होता है मित्रों ईस्वी से 57 वर्ष आगे चलता है। ईस्वी से 57 वर्ष आगे चलता है। अब इसी में से आप घटा लेंगे संवत 1400 में, तो ईस्वी में प्राप्त हो जाएगा। तो 1400 संवत के आसपास हुआ। जब 1400 ईस्वी के आसपास हुआ तो कृष्ण भक्ति काल जो उत्पन्न हुआ, इसमें कृष्ण भक्ति धारा, सूफी काव्य धारा, राम भक्ति शाखा, तो इसके धीरे धीरे इसका भी साथ साथ विकास होने लगा। लेकिन भक्ति काल के आते आते ये अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। ये जो भक्ति काल में जैसे तुलसीदास हैं, आप लोग जानते होंगे, संत तुलसीदास, सूरदास जी हैं, इसी में मलिक मोहम्मद जायसी जी आएंगे ने, और कबीर भी आ जाएंगे। तो इसको हम बाद में भी देखेंगे। तो पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। 1400 ईस्वी के आसपास शुरू हुआ और 17वीं शताब्दी में लिखी गई कुछ रचनाएं जो हैं। जी हाँ मित्रों, जब 17वीं शताब्दी में, जैसे 19वीं शताब्दी में ये शुरू हो जाता, 10वीं शताब्दी में राजस्थानी और हिंदी की जो उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में शुरू हो जाता, तो 17वीं शताब्दी की जो कुछ रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों को पूछ सकता है कि इसमें कौन सी रचना है। किसे जैसे देखिए आप लोग श्रृंगार बस मंडल है, श्रृंगार रस मंडन, ये विट्ठल नाथ की रचना है। जी हाँ मित्रों, 17वीं शताब्दी को हम लोग एक पॉइंट डाल लेते हैं। 17वीं शताब्दी की लिखी हुई कुछ रचनाएं यहाँ हम लोग देखते हैं। 17वीं शताब्दी की कुछ रचनाएं जो आप लोग परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। कुछ रचनाएं, जी हाँ मित्रों, 17वीं शताब्दी से कुछ रचनाएं जो हैं कौन कौन सी हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग आगे देखते हैं इसके पहले। तो 17वीं शताब्दी जैसे आज लोग जानते हैं श्रृंगार रस मंडन। जी हाँ मित्रों, श्रृंगार
श्रृंगार रस मंडन, ये रचना का नाम है मित्रों। श्रृंगार रस मंडन ये रचना है। अब इसके, अब रचना है तो इसके कवि रचयिता भी होंगे, तो इसके जो रचयिता हैं वे विट्ठलनाथ जी हैं। जी हाँ मित्रों, विट्ठल। उसके जो हैं ये रचयिता हैं श्रृंगार रस मंडन के ये विट्ठलनाथ जी हैं मित्रों। आगे भी एक कुछ रचनाएं हैं। श्रृंगार रस मंडन के बाद है गोकुलनाथ के 84 वैष्णवन की वार्ता। 84 वैष्णवन की वार्ता, 84 वैष्णवन की वार्ता। जी हाँ मित्रों, 84 वैष्णवन की वार्ता। इसके जो कवि लेखक है वो गोकुलनाथ जी हैं। गोकुल जी हाँ मित्रों, वो गोकुलनाथ जी है। 84 वैष्णवन की वार्ता। और जो है आगे श्रृंगार रस मंडन, श्रृंगार रस मंडन, श्रृंगार रस मंडन, श्रृंगार रस मंडन। और जो है गोकुल वार्ता, इसके गोकुलनाथ जी हैं। आगे भी कुछ रचनाएं जो महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रृंगार रस मंडन गोकुलनाथ जी के साथ 84 वसर्ण की वार्ता और 200 वसर्ण की वार्ता भी है। जैसे नाभादास की एक रचना महत्वपूर्ण है, अष्टयाम। नाभादास की जो है अष्टायाम, अष्टायाम, अष्टायाम जो है मित्रों ये नाभादास की है। ये नाभादास जी की है अष्टायाम। अष्टायाम के बाद भी कुछ रचनाएं जैसे महत्वपूर्ण जो परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों को महत्वपूर्ण है, उसी रचनाओं में आप लोगों को बीच बताऊंगा। जैसे अगहन महामात्म है बैठक बैकंठ शुक्ल मणि की, बैकंठ शुक्ल मणि के अगहन महामात्म, बैक अगहन महामात्म, आगहन महामात्म। इसके जो कवि हैं बैकुंठ, बैकुंठ है, बैकुंठ शुक्ल है। जी हाँ मित्रों, बैकुंठ शुक्ल जी हैं इसके जो रचनाकार हैं। इसका जो पूरा नाम इनका है बैकुंठ शुक्ल मणि है, कहीं कहीं लिखा रहता है बैकुंठ शुक्ल भी मिलता है। आगे भी कुछ रचनाएं जैसे लल्लू लाल है। जी हाँ मित्रों, लल्लू लाल जी की जो है माधव विलास है। माधव विलास की रचना जो है माधव माधव विलास, ये लल्लू लाल जी की है। इनका बड़ा योगदान रहा है खड़ी बोली में। और ये फोर्ट विलियम कॉलेज के मुंशी भी रह चुके हैं, भाषा मुंशी भी रह चुके हैं। आगे भी हम लोग देखेंगे जैसे वर्ण रत्नाकर है ज्योतिश्वर ठाकुर की जो रचनाएं हैं, वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर की भी रचनाएं हैं। और माधव विलास हो गया है। कीर्तलता और कीर्त पताका दो रचनाएं और बच रही हैं आपकी। कीर्तलता, कीर्ति लता है एक, कीर्ति पताका। ये जो दोनों रचनाएं हैं मित्रों ये विद्यापति हैं। कौन है? विद्यापति जी हैं। जी हाँ मित्रों, कीर्तलता और कीर्त पताका ये इनकी रचना है। पताका की ये इसका पता ही नहीं है, अभी प्रकाशित हुई नहीं, इसका आता पता नहीं। कीर्तलता जो है इसका प्रकाशन हुआ अभी है, इसका जो है प्रकाशन हुआ है। वर्ण रत्नाकर एक रचनाएं और बच रही है, जैसे वर्ण रत्नाकर है ज्योतिश्वर ठाकुर जी की। वर्ण रत्नाकर ये जो है ज्योतिश्वर ठाकुर जी हैं। ज्योतिश्वर
ठाकुर हैं। जी हाँ मित्रों, वर्ण रत्नाकर जो ईश्वर ठाकुर, एक बार पुनः आप लोग देख लीजिए। श्रृंगार रस मंडल विट्ठल नाथ जी की है ये रचना। 84 बैसड़ों की वार्ता जो है मित्रों, ये गोकुल नाथ की है। अष्टायाम, जी हाँ मित्रों, ये महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आप इन पे भी कर सकते हैं, महत्वपूर्ण है। अगहन महामात्म, ये बैकुंठ शुक्ल है, बैकुंठ शुक्ल मण जी है। माधव विलास जो ये लल्लू लाल जी की है। कीर्तिलता कीर्त पताका आप लोग जानते हैं, इसका पता ही नहीं है, इसका आप लोग याद करने के लिए जान लीजिए, इसका पता नहीं, मतलब प्रकाशित ही नहीं हुई। और जो कीर्तिलता कीर्त पताका है, ये दोनों रचनाएं विद्यापति जी की है। जी हाँ मित्रों, और इस बच रही लास्ट अंतिम जो रचना है वर्ण रत्नाकर, ये ज्योतिश्वर ठाकुर जी की है। तो अब हम लोग देख लीजिए कि 17वीं शताब्दी की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उसको हम लोग देख लिए। इसके बाद कुछ और रचनाएं जैसे हैं 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, जैसे कुछ रचनाएं हैं कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कौन कौन सी रचनाएं हैं। यहाँ हम लोग डाल लेंगे हेडिंग 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, उत्तरार्ध की रचनाएं, रचनाएं। जी हाँ मित्रों, ये हम लोगों की हेडिंग हो जाएगी कि 18वीं शताब्दी की उत्तरार्ध की रचनाएं। हम लोग इससे पहले 17वीं शताब्दी की रचनाएं कुछ पढ़े हैं, जैसे माधव विलास पढ़े हैं, वर्ण रत्नाकर पढ़े हैं, अगहन महामात भी पढ़ चुके हैं। तो हम लोग देखेंगे कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की कुछ रचनाएं जैसे हैं भाषा युग वशिष्ठ है, जो महत्वपूर्ण है। जैसे भाषा युग वशिष्ठ है, भाषा योग वशिष्ठ, इसके जो रचनाकार है राम प्रसाद निरंजनी जी हैं। जी हाँ मित्रों, राम प्रसाद निरंजनी जी हैं। राम प्रसाद, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप इन पे भी कर सकते हैं कि परीक्षा की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। भाषा युग वशिष्ठ की जो है लेखक राम प्रसाद निरंजनी जी हैं। आगे भी हैं, जैसे आप लोग जानते हैं सुख सागर है, सुख सागर रानी केतकी की कहानी भी है। तो जो महत्वपूर्ण है रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की, इसके जो रचनाकार है ईसा अल्लाह खां है। जी हाँ मित्रों, ईसा अल्लाह खां हैं इसके। इनका जो मूल निवास था या जन्म था पहले दिल्ली में थे, लेकिन जो रचनाएं की ये लखनऊ में आपके। जी हाँ मित्रों, यूपी के लखनऊ राजधानी में आकर इसको इस रचना का निर्माण इन्होंने किए थे, ईसा अल्लाह खां। ईसा अल्लाह, इनकी जो एक कारायनिक आती कहानी रानी केतकी की कहानी है, ये मुहावरेदार शैली में। जी हाँ मित्रों, मुहावरेदार शैली में है। और सुख सागर जो एक रचना है, सुख सागर, यहाँ सुख सागर, जी हाँ मित्रों, ये सदा सुख लाल की है। सदा सुख सागर जो है सदा सुख लाल जी की है। आगे भी कुछ रचनाएं जैसे लल्लू लाल की प्रेम सागर भी हो जाएगी। सुख सागर है, प्रेम सागर जो है लल्लू लाल की हो जाएगी, इसके बच गया है। लल्लू लाल कृत है प्रेम सागर, ये बच रही, महत्वपूर्ण है। प्रेम सागर ये लल्लू लाल जी की है। लल्लू लाल जी की है। जी हाँ मित्रों, प्रेम सागर जो लल्लू लाल जी की 18वीं शताब्दी की उत्तरार्ध की रचनाएं हम लोग देख रहे हैं। भाषा युग वशिष्ठ जो है राम प्रसाद निरंजनी जी की है। रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खां जी की, खां का जो है। सुख सागर जो है सदा सुख लाल का है। प्रेम सागर जो है ये लल्लू लाल जी का है। हम लोग अब 17वीं और 18वीं शताब्दी कुछ रचनाएं को देख चुके हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि चंद छन वर्णन की महिमा जी है, गंग कवि की है। इससे पहले हम लोग देखते हैं कि खड़ी बोली गद्य के विकास में निम्नलिखित युगों का योगदान। खड़ी बोली की गद्य के विकास में यहाँ हम लोग हेडिंग डालेंगे
खड़ी बोली गद्य के विकास में खड़ी बोली गद्य के विकास में विभिन्न युगों का योगदान, जैसे शुक्ल युग है, भरतेंद्र युग है, द्विवेदी युग है, शुक्लोत्तर युग है। इसलिए हम लोग जान लेते हैं पहले। अब इसके पहले तो हम लोग पृष्ठभूमि भी तैयार कर रहे थे। खड़ी बोली के विकास में निम्नलिखित युगों का योगदान। खड़ी बोली के विकास में निम्न युगों का योगदान। खड़ी बोली के विकास में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा युग योगदान। जैसे भरतेंद्र युग है, भरतेंद्र युग के बाद द्विवेदी युग आ जाएगा, द्विवेदी युग के बाद शुक्ल युग आ जाएगा। जी हाँ मित्रों, आप लोग जानेंगे कि द्विवेदी युग शुक्ल युग का जिस कवि या लेखक के समय में अपने चरमोत्कर्ष पर जिसकी रचनाएं बढ़ती हैं, उसका कीर्ति, यश, यशोगान जब समाज ज़्यादा बढ़ जाता है, साहित्य क्षेत्र में ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उन्हीं के नाम पर उस युग का नामकरण कर दिया जाता है। जैसे भरतेंद्र युग है, इन्हीं के नाम पर, भरतेंद्र हरिश्चंद्र के नाम पर भरतेंद्र युग हो गया। द्विवेदी जी जो है, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ना कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप लोग हजारी प्रसाद नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग नाम पर महावीर द्विवेदी युग पड़ा, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। शुक्ल जी हैं, आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल, इन्हीं के नाम पर शुक्ल युग पढ़ा। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भरतेंद्र पूर्व युग। जी हाँ मित्रों, भरतेंद्र पूर्व युग से हम लोग शुरू करते हैं। भरतेंद्र पूर्व युग है, तो इसका समय भी रहा होगा। भरतेंद्र पूर्व युग से इसका समय भी रहा होगा। इसका कौन कौन सा समय है, जिसे 1868 से शुरू हो जाता है। जी हाँ मित्रों, 1868 ईस्वी। इसे भरतेंद्र जो है, इनके जन्म मृत्यु के बारे में हम बाद में बात करेंगे। जैसे इनका जन्म 1850 में और मृत्यु 1885 में हुई थी। ये 35 वर्ष महज जिए थे। जी हाँ मित्रों, बहुत अल्प आयु में अपना नाम यशोगान किए थे। और ये समाज, ये हिंदी माँ इनकी ऋणी रहेंगे हम लोग। बहुत अच्छा योगदान भी इनका रहा, चाहे साहित्यिक योगदान देखें, चाहे नाटक के क्षेत्र में देखें, हर विधाओं के क्षेत्र में इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। और चाहे पत्र पत्रिकाओं के बारे में भी जाने, तो वैसे पत्र पत्रिकाओं की बात करें तो 1868 में इनकी कवि वचन सुधा भी निकली थी, जो महत्वपूर्ण पत्रिका थी। कवि वचन सुधा जो ऐसी पत्रिका थी जो 3 रूपों में थी। जी हाँ मित्रों, 3 रूपों में। मात्र हिंदी की एक पत्रिका है जो बहुत ही 3 रूपों में रही, जैसे मासिक है, पाक्षिक है, साप्ताहिक है। तो देखिए हम लोग देखते हैं 1868 ईस्वी से 13वीं शताब्दी के मध्य तक इनका जो समय रहा, 1868 से 13वीं शताब्दी के मध्य। जी हाँ मित्रों, भरतेंद्र पूर्व युग जो है, पूर्व युग जो 1868 से 13वीं शताब्दी के मध्य, यहाँ डैश कर दीजिए। इसके बाद अब भरतेंद्र पूर्व है तो भरतेंद्र युग भी आएगा, बिल्कुल आएगा। भरतेंद्र पूर्व है तो यहाँ भरतेंद्र युग कर दीजिए सिर्फ, भरतेंद्र युग। भरतेंद्र युग तो 13वीं शताब्दी के मध्य तक गया है। तो हम लोग देखेंगे कि 1868 से 19वीं शताब्दी तक। जी हाँ मित्रों, इसका जो समय रहेगा 1868 से 1900 तक, ईस्वी में है सभी, ईस्वी में 1868 से 1900 ईस्वी तक है। अब इसके बाद भरतेंद्र युग के बाद द्विवेदी युग भी आ जाएगा। जी हाँ मित्रों, द्विवेदी युग भी आ जाएगा। तो द्विवेदी युग की बात करें तो 1900 से 1922 तक जाता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग यहाँ देखिए 1900 तक गया है ना। 1900 से फिर 1900 से यहाँ हम शुरू कर देते हैं 1900 ईस्वी से, फिर द्विवेदी युग 1900 से ये हो गया, ये द्विवेदी युग यहाँ से शुरू होता है। जी हाँ मित्रों, द्विवेदी युग 1900 से शुरू हो जाता है और 1922 तक जाता है। जी हाँ मित्रों, यहाँ आप लोग जानिए कि 1922 ईस्वी तक ये जाता है। फिर द्विवेदी युग के बाद आ जाएंगे आपके महान जो है
निबंध के क्षेत्र में योगदान जो शुक्ल युग, शुक्ल युग, हाँ जी हाँ मित्रों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर शुक्ल युग पड़ा। तो आगे हम लोग देखेंगे शुक्ल युग। ये तो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। शुक्ल युग, शुक्ल युग हो जाएगा 1922। जी हाँ मित्रों, 1922 ईस्वी से हो जाएगा इनका जो शुक्ल की, इसी को आप क्या दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, छायावादी युग भी कह सकते हैं। जब आप लोग आगे पद पढ़ेंगे तो इसी को छायावादी युग, यहाँ आप लोग ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं, छायावादी युग। जी हाँ मित्रों, छायावादी युग इसको भी कह सकते हैं। तो 1922 से जो पर हो जाता है, इसके आगे है शुक्ल युग। 1919 से फिर शुरू हो जाता है। जी हाँ मित्रों, 1919 से शुक्ल युग की समय सीमा 1922 से, इसका जो अंतिम हम नहीं लिखे हैं, अंतिम 1938 तक जाता है। जी हाँ मित्रों, 1900 शुक्ल युग की समय सीमा 1919 से है मित्रों। ये त्रुटिवश हो गया, 1919 हो जाएगा, 1919 ईस्वी से। जी हाँ मित्रों, 1919 ईस्वी से हो गया था। तो इसके 1938 तक जाता है, 1938 ईस्वी से हो जाता है। इसके आगे अब हम लोग देखेंगे कि इसे को छायावादी युग भी कहते हैं। शुक्ल युग के बाद शुक्लोत्तर युग भी आ जाता है, जिसे हम लोग पद्य में, काव्य में छायावादोत्तर युग भी कहते हैं। जी हाँ मित्रों, छायावादोत्तर युग भी कहते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे शुक्लोत्तर युग, शुक्लोत्तर युग, इसे जिसे कहते हैं आप लोग पद में क्या कहेंगे, छायावादोत्तर युग। जी हाँ मित्रों, छायावादोत्तर, छायावाद के बाद युग। अब इसका समय सीमा 1938 से ही से हो जाएगा। फिर 1938 ईस्वी से इसको क्या कहेंगे, शुक्लोत्तर युग को छायावादोत्तर युग भी कहेंगे। जी हाँ मित्रों, 1938 से 1947 तक ये जाएगा, 1938 से 1947 तक ये हो गया। अब एक अंतिम जो बच रहा है आपका, वो हो जाएगा स्वतंत्रता उत्तर युग, स्वतंत्रता के बाद का युग, ये उत्तर युग। ये 1947 से अब तक जो चल रहा है ये हो जाएगा। तो हम लोग देखें, एक भरतेंद्र युग, भरतेंद्र पूर्व युग, भरतेंद्र युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, 1 2 3 4 1 5 1 6, 6 कालखंडों में विभाजन किया गया है। जी हाँ मित्रों, ये 6 कालखंडों में विभाजन किया गया है। अब हम लोग जानेंगे कि भरतेंद्र का जो समय है, तो समय इनका जो 1850 और 1885 में हुआ था। इससे पहले हम लोग जान लें भरतेंद्र युग के कौन कौन से गद्य गद्य विधाओं का विकास हुआ, भरतेंद्र युग के कौन कौन से लेखक हैं। जैसे भरतेंद्र युग में नाटक, आलोचना, निबंध, कोई कहानी का भी आरंभ हुआ। तो इससे पहले हम लोग देख लेते हैं भरतेंद्र युग के कौन कौन से लेखक हैं, ये भी महत्वपूर्ण है आप लोगों परीक्षा की दृष्टि से। भरतेंद्र युग के लेखक कौन कौन हैं, पूछ लेता है। भरतेंद्र युग के लेखक, जी हाँ मित्रों, भरतेंद्र युग के कौन कौन से लेखक हैं, जैसे बालकृष्ण भट्ट हैं, प्रताप नारायण मिश्र हो गए, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन भी हो गए, राधाचरण गोस्वामी हो गए, और कार्तिक प्रसाद खत्री भी हो गए। इनके जो महत्वपूर्ण लेखक हैं, एक भरतेंद्र जी खुद हो जाएंगे स्वयं, भरतेंद्र जी स्वयं हो जाएंगे। भरतेंद्र युग के जो लेखक हैं, भरतेंद्र जी स्वयं हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर आप लोग देखिए प्रताप नारायण मिश्र हो जाएंगे, प्रताप नारायण
मिश्र जी हो जाएंगे। और तीसरे पे आप लोग देख लीजिए कार्तिक प्रसाद भी हो जाएंगे। और चौथे पे आप लोग देखिए बद्री नारायण चौधरी चौधरी प्रेमघन हो जाएंगे। बद्री बद्री नारायण चौधरी हो जाएंगे। जी हाँ मित्रों, भारतेंदु के जो महत्वपूर्ण लेखक भारतेंदु जी हैं, प्रताप नारायण मिश्र, कार्तिक प्रसाद हैं और राधा कृष्ण दास भी हो जाएंगे इसी में। श्रीनिवास दास जी हैं, राधा कृष्ण दास पांचवे पे, राधा कृष्ण दास। जी हाँ मित्रों, राधा कृष्ण दास हैं। और श्रीनिवास दास भी बच रहे हैं, श्रीनिवास दास। ये हो गए भारतेंदु युग के लेखक। भारतेंदु जी हैं, प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, कार्तिक प्रसाद जी हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं और श्रीनिवास दास जी भी हैं। तो इनका जो समय हम लोग देख लेते हैं। कुछ लोगों का जो समय है, जैसे आप लोग जानते हैं भारतेंदु युग का जो इनका जन्म है 1850, मृत्यु 1885 में, महज 35 वर्ष जिए थे। इसके बाद जो हम लोग पद पढ़ेंगे तभी लोगों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रताप नारायण मिश्र हैं, कार्तिक प्रसाद खत्री भी हैं। तो प्रताप नारायण मिश्र का जो जन्म 1856 से 1894 हो जाएगा। 1856 से 1894। जी हाँ मित्रों, प्रताप नारायण मिश्र का जो जन्म है 1856 से 94 हो जाएगा। आगे हैं कार्तिक प्रसाद खत्री 1841 से कार्तिक प्रसाद खत्री जी हैं 1841 से 1901 ईस्वी तक ये थे। कार्तिक प्रसाद जी 1841 से 1901 ईस्वी तक थे। अब बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी बच रहे हैं। जी हाँ मित्रों, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन 1841 से 1904 तक, इनका भी जन्म यही है। 1841 से 1904 ईस्वी तक ये जन्म थे। अब एक बच रहे राधा कृष्ण दास और श्रीनिवास दास जी। जी हाँ मित्रों, राधा कृष्ण दास और राधा कृष्ण दास जिसे राधा, इनका 1859 से 1925 है। 1859 से 1925 ईस्वी तक था। अंतिम जो बच रहे हैं श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास जी बच रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण हैं। तो इनका जो 1851 से 1887 हो जाएगा। 1851 से 1851 ईस्वी से है इनका। और 1887 1887 1887 ईस्वी है। तो हम लोग देख रहे हैं भारतेंदु युग के जो लेखक है भारतेंदु जी 1850 से 85 इनका जन्म है। प्रताप नारायण मिश्र जी हैं 1856 से 1894 हैं। कार्तिक प्रसाद खत्री भी हैं, यहाँ खत्री कर लीजिए आप लोग। 1841 से 1901 ईस्वी तक। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं 1841 से 1904 तक। और राधा कृष्ण दास 1859 से 1925 तक। अब अंतिम जो बच रहे हैं ये है लाला श्रीनिवास दास 1851 से 1887 ईस्वी तक। अब हम लोग देखेंगे आगे के युग, जैसे द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के कौन कौन से लेखक हैं। ठीक है मित्रों, आज हम इसी पर विराम देते हैं। अगले क्लास में नेक्स्ट में द्विवेदी युग देखेंगे। जी हाँ मित्रों, आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।